हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी। बीपीएससी 110 ग्लोबल पॉलिटिक्स उसकी हम फिफ्थ यूनिट करेंगे, वर्किंग ऑन एमएनसीज एंड टीएनसीज। सबसे पहले अगर इसका इंट्रोडक्शंस में जो आपको लिखना है, देखो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, कोई भी जब चैप्टर है ना, तो सबसे पहले आप उसका एक बहुत ही प्यारा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर बनाएं। क्योंकि इंट्रोडक्शन से क्या होगा कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले आप इंट्रो ही डालें। जब इंट्रो डालेंगे ना, तो एग्ज़ामिनर को उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पहले एग्ज़ामिनर पढ़ते ही समझ जाएगा कि इस बच्चे को आता है या नहीं आता। तो इंट्रोडक्शन आपका सबसे पहला गेटवे है। मेरा तो ये मानना है कि वो जितना अच्छा होगा उतना आपके अंदर जो टीचर है फिर आगे की चीज़ें बहुत कम पढ़ता है। इंट्रोडक्शन से उसको बहुत कुछ समझ आ जाता है कि इस बंदे को कितना आता है। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन हमेशा मैं बोलता हूँ, आप मेरे किसी भी लेक्चर आप सुनेंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन पे मेरा काफ़ी जोर रहता है, और स्टार्टिंग में प्रॉपर इंट्रोडक्शन से ही करता हूँ कि उसमें क्या कुछ लिखना है। तो देखो यहाँ पे भी सेम अगर मैं बात करूँ कि इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, तो आपको देखो ऐसे समझना है कि ग्लोबल जो इकोनॉमी है ना, उसमें दो पावरफुल प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। एक पावरफुल सेक्टर है फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जिसमें बैंक और अदर फाइनेंशियल फर्म्स आएंगे। दूसरा जो आता है वो है नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, उसमें आएगा ये एमएनसीज और टीएनसीज। दूसरी चीज़, ये जो बोथ एमएनसीज और टीएनसीज है हैव कम टू बी डिफाइन द ग्लोबल इकोनॉमी ऑफ द 20th एंड 21st सेंचुरी, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द एक्सपेंडिंग रोल ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस इन द इंटरनेशनल ट्रेड। ये एमएनसीज और टीएनसीज जो मैंने बताया, जो कि नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का पार्ट है, ये ग्लोबल इकोनॉमी में इनका बहुत ज़बरदस्त रोल देखने को मिला है, खासकर 20th और 21st सेंचुरी में। उसका कारण है, उसका कारण सबसे बड़ा है एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एफडीआई जब से बढ़ा है तो टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशंस है वो भी बढ़ा है इंटरनेशनल ट्रेड में। और इसके अलावा जो अभी जो कंपनियां हैं, जैसे आपको एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। एप्पल जो है ना, आईफोन जो बनाता है कंपनी, अभी आप देखो चाइना में उसके अलग अलग जगह पे कुछ पार्ट उसके अमेरिका में बनते हैं, कुछ पार्ट उसके चाइना में बनते थे, कुछ पार्ट उसके अलग अलग जगहों पे। तो ये क्या है, ये एक तरीके का ये नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस का ही एक मैंने एग्जांपल दिया है। तो अभी क्या है, जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ है, एफडीआई अभी देखो भारत सरकार की भी कोशिश है कि एफडीआई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो उन सब केसेस में टीएनसीज और एमएनसीज का जो रोल है वो भी काफ़ी बड़ा है। आगे अगर मैं बात करूँ कि जो एक सिंपल हम डेफिनेशन भी उसमें पहले समझते चलें, तो एमएनसीज होता है मल्टीनेशनल कंपनीज़, और टीएनसीज का जो मतलब होता है वो होता है ट्रांसनेशनल कंपनीज़। तो इनको कंपनीज भी बोल सकते हो और कॉरपोरेशन भी बोल सकते हो। कि मान लो आपको कहीं दिखाई दे कि एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, तो भी वही है, और मल्टीनेशनल कंपनियां तो भी वही बात है। सेम टीएनसी जो है ट्रांसनेशनल कंपनी का, वो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन बोलो। तो उसी में अगर इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि चलें अगर हम, तो ये जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं ये बहुत ज़बरदस्त वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशंस में हम इनको काउंट कर सकते हैं। एक डाटा के रूप में अगर मैं बताऊं आपको कि टॉप जो 30 लार्जेस्ट टीएनसीज हैं ना दुनिया में, वो पूरी दुनिया का 1/4 जो एसेट है ना, जो मतलब पैसा है, वो इन्हीं के पास है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। यूएस अगर 5 जो ट्रिलियन डॉलर का इनके पास पूरी इकनॉमी है, टॉप 300 जो लार्जेस्ट टीएनसीज के पास। इसके अलावा इन टीएनसीज की जो जीडीपी को अगर हम काउंट करें, तो कई देशों से बहुत ज़्यादा बड़ी इनकी जीडीपी होती है। जैसे एक एग्जांपल से अगर उसमें मैं आपको बताऊं, जैसे वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट इज़ द बिगर देन नेशनल इकोनॉमीज ऑफ द 161 कंट्रीज़। मतलब 161 कंट्रीज़ की जितनी इकनॉमी है, या हम सिंपल कहें कि जैसे ये यहाँ कहना ये चाह रहा है कि 161 जो नेशन को कंबाइंड हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि अगर उसको काउंट करोगे आप, इसको जो वॉलमार्ट को अगर आप लिखोगे, तो उसकी जो पूरी इकनॉमी है इज़ बिगर देन द नेशनल इकनॉमी ऑफ 161 कंट्रीज़। जिसमें आपकी कुछ कंट्रीज़ को मैं नाम बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, इंक्लूडिंग द कंट्री सच एज़ द इज़राइल, पोलैंड एंड ग्रीस। तो अगर इन कंट्रीज़ को भी, और ऐसी टोटल 161 कंट्रीज़ हैं, उनकी इकनॉमी से भी बड़ा जो इकनॉमी है वो वॉलमार्ट की है। तो और ये एग्जांपल है वॉलमार्ट का, ये टीएनसीज़ के रूप में। तो आप समझ सकते हो कि कितने पावरफुल हैं। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं, जैसे मित्सुबिशी एक कंपनी है, उसकी जो जीडीपी है, उसके पास जो एसेट है वो इंडोनेशिया की पूरी जीडीपी से भी ज़्यादा है। इसके अलावा जनरल मोटर्स कंपनी है, उसका जो है इज़ बिगर देन द डेनमार्क। इसके अलावा फोर्ड है, फोर्ड अभी आपने सुना होगा, इसकी गाड़ियाँ भी आती हैं। फोर्ड इज़ बिगर देन द साउथ अफ्रीका। टोयोटो जो है, तो टोयोटो इज़ बिगर देन नॉर्वे।
तो ये जो मैंने आप पूरे एक एग्जांपल बताया कि किस तरीके से आपको इनको अप्रोच करना है, और ये पूरा एक इंट्रोडक्शन आपका होगा, ठीक है। और जो भी लोग नोट्स को बाई करते हैं तो उनको तो बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास नोट्स में सारी चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपको दे रखी हैं। तो आपको लेक्चर सुनना है और बस उन नोट्स को रिवाइज करना है, तो फिर आपको इग्नू का मटेरियल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जो लोग खुद से नोट्स बना रहे हैं तो वो इस तरीके से बनाएं जिस तरीके से अभी मैंने पूरा बोला है। और जो बाई करना चाहते हैं तो 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आप बाई कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ठीक है। तो ये पूरा हमारी इंट्रोडक्शन में हुआ। नेक्स्ट अब चलते हैं कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमएनसीज एंड टीएनसीज। तो देखो, बोथ MNCs मीन्स मल्टीनेशनल एंड ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस हैव बिकेम increasingly important in the global economy. Multinational corporations and transnational corporations are two different type of companies that have a lot of similarities but they have also some different feature, कि दोनों का रोल बहुत बड़ा है ग्लोबल इकोनॉमी में, और दोनों जो हैं वो समहाउ उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं और कुछ आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। तो वो हम सिमिलरिटीज़ और जो उनके बीच जो डिफरेंस है वो आगे चलने से पहले सिंपल अगर आपको डेफिनेशन पहले पार्ट लिखना हो तो मैंने आपको बताया कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस MNC जो उनको मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ कंपनी दैट ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्रीज विद ए सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एट द हेडक्वार्टर एट द होम कंट्री। कि होम कंट्री की आपको यहाँ पे कोई होम कंट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की कंपनी है, अभी मैं बात करूँ टाटा जैसे, तो टाटा का जो हेडक्वार्टर है, क्योंकि होम कंट्री क्या है टाटा की, इंडिया, तो इंडिया में उसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा ये कंपनी अलग अलग मल्टीपल कंट्रीज़ में जाके ऑपरेट अगर करती है तो उसको बोलते हैं हम MNCs। एग्जाम्पल दूसरा हम समझते हैं एक बार ट्रांसनेशनल का। ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस इज ऑल्सो ऑपरेट ग्लोबली बट विदाउट ए सेंट्रलाइज सिस्टम, मीन्स ईच फर्म इज रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैव इज ओन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या है, जो TNCs होता है ना उसमें हेडक्वार्टर, जैसे मैंने कहा एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, इंडिया से ही सारे डिसीजन लिए जाएंगे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उनके अलग अलग जो ऑपरेटिंग जो सेंटर्स खोलने हैं। लेकिन TNCs में ऐसा नहीं होता, TNCs में कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता। TNCs में जहाँ जहाँ उनकी ब्रांचेज है कंपनी के, तो वहाँ पे उनको खुद को सौंप दिया कि चाइना में अगर आपका कोई जैसे TNC है तो ठीक है भाई, अपने वहाँ पे आप अपने हिसाब से ऑपरेट करो। इंडिया में उसकी कोई ब्रांच है TNC की तो ठीक, आप इंडिया में अपने हिसाब से ऑपरेट करो। अमेरिका में उसकी है तो ठीक, आप अपने हिसाब से ऑपरेट करो। ये है एक बड़ा एग्जाम्पल MNCs और TNCs में। इसका एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे मैकडी जो है, ठीक है, मैकडी जो एग्जाम्पल है वो ट्रांसनेशनल कंपनीज़ का ही है, और कोका कोला जो है वो मल्टीनेशनल मीन्स MNC का एग्जाम्पल है। तो इससे भी आप समझ गए, जैसे मैकडी अगर मान लो इंडिया में उसकी जो ब्रांचेज़ हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अमेरिका में बैठे बैठे वो सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज़ बनाएंगे और वो यहाँ पे लागू होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैकडी का जो ट्रांसनेशनल कंपनीज़ का जो एग्जाम्पल है वो यही है कि यहाँ पे आपके खुद का वो अपना उनका ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टम है, उसी के थ्रू वो ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो कोका कोला का मैंने बताया उनका सेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है ना। तो सेंट्रलाइज सिस्टम है, वो पर्टिकुलर जो होम कंट्रीज़ हैं वहाँ से ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं और उसी के थ्रू वो कोका कोला जो है वो अलग अलग ब्रांचेस पूरी दुनिया में फिर उसी हिसाब से उन डिसीजंस पे चलती है। तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ कुछ और स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, जैसे इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक एग्जांपल के रूप में मींस उन्होंने जो डिफ़ाइन किया है MNC को, तो क्या है, MNC इज़ वन विच हैज़ इट्स ऑपरेशन हेडक्वार्टर्स बेस्ड इन वन कंट्री विद सेवरल अदर ऑपरेटिंग ब्रांचेज इन डिफरेंट अदर कंट्रीज। द कंट्री वेयर द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इज कॉल्ड द होम कंट्री एंड वेयर द अदर कंट्रीज विच ऑपरेशनल ब्रांचेज आर कॉल्ड द होस्ट कंट्री। तो जहाँ जहाँ हेडक्वार्टर है, जहाँ से वो बिल्कुल ऑपरेट होता है MNCs, उसको बोलते हैं होम कंट्री, और जहाँ डिफरेंट उसकी ब्रांचेज हैं जिनको हम बोलते हैं ऑपरेशनल ब्रांचेज, वो कंट्री कहलाएंगे होस्ट कंट्रीज। अब आता है TNC। तो TNC इज डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस विच मीन्स दैट एंटरप्राइजेज विच ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन और सेवरल फैसिलिटेड आउटसाइड द कंट्री इन विच दे आर बेस्ड। तो वही जो मैंने पहले सिंपल डेफिनेशन में बताया उसी को एक स्टैंडर्ड वे में इसने यूनाइटेड नेशन कमीशंस ने बोला है कि TNCs वो होती हैं जिनका खुद का और उनका खुद के डिसीजन, खुद का ओन प्रोडक्शंस होता है, खुद की उनकी सर्विस फैसिलिटीज़ होती हैं अलग अलग इस कंट्री में। तो ये है MNCs और TNC की स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। अब हम अगर चलते हैं कि कुछ सिमिलरिटीज़ बिटवीन मल्टीनेशनल एंड ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस में आपको लिखनी हो तो क्या है, तो उसमें आपको लिखना है कि
multinationals and transnational corporations share some key similarities such as their ability to operate in multiple countries around the world. तो similarities यही है सबसे पहला तो कि पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों पे multiple countries में वो ऑपरेट करती हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता है, एबिलिटी है. There are some other important similarities अगर हम समझें तो जैसे MNCs have operates in more than one country. Transnational corporations have also operation in more than one countries. तो मैं सिमिलरिटीज़ की बात कर रहा हूँ ना. पहले मैंने बोला कि उनके अंदर सिमिलरिटीज़ है कि पूरी दुनिया में उनकी कहीं से भी वो ऑपरेट कर सकती हैं. और उसी को हम इस वे में कह सकते हैं कि बोथ एमएनसीज और टीएनसीज में एक सिमिलरिटीज़ ये है कि मोर देन वन कंट्री में ऑपरेट करती हैं. आगे, मल्टीनेशनल एंड ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस आर हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन विद ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी. इनके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ये इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब काफ़ी पावरफुल होते हैं ये. और लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है इसमें एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं. ये हुआ दूसरा सिमिलरिटी. तीसरी, बोथ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस ऑफन हैव डिस्टिंक्टिव ब्रांड्स दैट हेल्प देम टू स्टैंड आउट फ्रॉम देयर कंपिटिटर्स एंड दे में ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल नेटवर्क. दो चीज़ें हैं उन्होंने कहा, एक तो इनका स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, बहुत पावरफुल होते हैं ये. दूसरा, इनकी खुद की एक अपनी ब्रांड होती है, तो उसके आगे ना कोई टिक नहीं पाता. कोई भी जो कॉम्पिटिटर आते हैं ना वो इनके आगे बिल्कुल कहते हैं ना पानी मांगने वाली बात है कि इनके आगे टिक ही नहीं पाते. तो ये भी इनकी एक स्ट्रेंथ है दोनों की सिमिलरिटीज़ के रूप में. नेक्स्ट है, बोथ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस कैन बी पावरफुल ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमिकल ग्रोथ. तो इनोवेशन आप ले लो, जॉब क्रिएशंस में ले लो, इकोनॉमिकल ग्रोथ में ले लो, ये दोनों ही की दोनों एक पावरफुल ड्राइवर के रूप में समझे जाते हैं. तो ये जो है ये हमने की सिमिलरिटीज़ के बारे में बात करी. अब अगर हम समझे थोड़ा सा कि इनमें डिफरेंसेस क्या है भाई, तो डिफरेंसेस देखो, पहला है साइज़ के रूप में डिफरेंस. वो कैसे कि जो एमएनसीज होती हैं ना वो जनरली लार्जर होती हैं क्योंकि वो एक कंट्री जो मैंने आपको बताया उसमें वो होस्ट जो कंट्रीज़ है वहाँ पे हेडक्वार्टर सेंट्रलाइज सिस्टम होगा और फिर उसकी जो सब्सिडरी जो फार्म है, ऑपरेशनल जो उनके सेंटर्स है वो पूरी दुनिया में फैले हुएंगे. तो एमएनसीज का साइज़ बड़ा होता है. और जो ट्रांसनेशनल्स होता है डू नॉट हैव द सब्सिडरी फार्म्स, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, सब्सिडरी फार्म इसमें नहीं होती. नेक्स्ट करते हैं फोकस के बारे में. अगर इनका डिफरेंस समझे तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस टिपिकली हैज़ ए ब्रॉड फोकस सच एज मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस. तो इनका जो फोकस है ना, जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस पे इनका ज़्यादा जोर होता है. दूसरी तरफ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस हैव ए समथिंग नैरो फोकस विच इज़ रिलेटिंग टू पर्टिकुलर मार्केट. वो किसी एक पर्टिकुलर मार्केट को, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करते हैं. लेकिन मल्टीनेशनल जो है वो उनका ब्रॉडर फोकस मैंने बताया जो मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस पे जोर देते हैं. हेडक्वार्टर के बीच में भी एक डिफरेंस है. हेडक्वार्टर हमने कहा कि हेडक्वार्टर मल्टीनेशनल कंपनीज़ में एक ही होगा जो कि आपकी वो जो होस्ट कंट्री है या जो होम कंट्री जो है. ट्रांसनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो मल्टीपल कंट्रीज़ पे लोकेट करती हैं, तो उनकी अलग अलग इनके खुद के इंस्टीट्यूशंस, खुद के उनकी सेंट्रलाइज्ड उनकी सिस्टम ना हो कि वो अपना अपना सिस्टम फॉलो करते हैं. तो ये भी एक डिफरेंस हो गया. इंटरनल स्ट्रक्चर के रूप में डिफरेंस समझें तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैज़ ए नंबर ऑफ बिजनेस डिवीजन. उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ डिवीजन्स होते हैं जो एक के काम अपना अपना वो इंडिविजुअल देखेंगे. कोई प्रोडक्ट लाइन को देखेगा, कोई सर्विसेज लाइन को देखेगा, कोई उसके बाहर कैसे हमें चीज़ों को फैलाना है उन सब चीज़ों को देखेगा. तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना वो काफ़ी मतलब अगर मैं कहूँ कि एमएनसीज में वो हर इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर में हर पार्ट हर डिपार्टमेंट को अलग अलग दे रखा है. लेकिन ट्रांसनेशनल्स में हम समझे तो उसमें इतने ज़्यादा डिवीज़न नहीं होते. उसमें इतना ज़्यादा जो नंबर ऑफ डिवीज़न की, कोई एक सर्विस को देखे, एक ट्रांसपोर्ट के देखे, एक प्रॉपर उसके प्रोडक्ट्स के बारे में देखे, ऐसा कुछ नहीं है. तो उसमें जनरली थोड़ा सा फ्यू डिवीज़न हमें देखने को मिलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के रूप में. ये एक डिफरेंस हुआ. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बात करें तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस डज R&D एट होम कंट्रीज़ एंड देन डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स टू द अदर कंट्रीज़. लेकिन ट्रांसनेशनल में क्या होता है कि हर एक कंट्री जो जहाँ जहाँ उनकी फार्म्स है वो अपने वहाँ पे रीजनल मार्केट पे ही फोकस करती हैं. तो R&D जो है एमएनसीज़ में वो सबसे पहले होम कंट्री से स्टार्ट होगा, उसी बेसिस पे फिर वो बाद में अपना वो रिसर्च किया हुआ सब्सिडरी फार्म को भेजेंगे. लेकिन इसमें मैंने बताया टीएनसीज़ में ऐसा नहीं है. टीएनसीज़ में जो जहाँ की फार्म है जो रीजनल मार्केट के हिसाब से वो अपने हिसाब से वो काम करते हैं. प्रोडक्ट फोकस अगर हम बात करें, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ऑफन
प्रोडक्ट्स गुड एंड सर्विसेज दैट कैन बी यूज्ड इन सेवरल डिफरेंट मार्केट। तो इनका जो प्रोडक्ट्स होते हैं एमएनसीज का, वो पूरी यूज़ किया जाता है सर्विसेज प्रोडक्ट्स के रूप में, गुड्स की सप्लाई के रूप में डिफरेंट मार्केट्स में। ट्रांसनेशनल जो है वो ज़्यादा गुड्स को ज़्यादा सर्विसेज की बजाय कुछ वन प्रोडक्ट्स कुछ वन सर्विसेज पे ही इनका जोर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, हमने कई बार ये रिपीट किया है, सेंट्रलाइज उनका मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो डिसीजन मेकिंग लिया जाएगा जो होम कंट्री है जहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है वहीं से। लेकिन ट्रांसनेशनल जो कॉरपोरेशंस हैं उनका जो मैनेजमेंट है वो मल्टीनेशनल जहाँ जहाँ उनकी फर्म्स है वो अपने अपने हिसाब से लेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमने बहुत अच्छे से पहले इंट्रोडक्शन, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस उसके समझे। अब अगर हम चलें थोड़ा सा कि ब्रीफ हिस्ट्री अगर समझें कि ये जो टीएनसीज इनका क्या है, कि पूरी हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से ये इवॉल्व हुई। तो सबसे पहले देखो, अगर हम ओरिजिन से लेके सेकंड वर्ल्ड वॉर तक चलें तो उस दौरान क्या समझ इसमें हम समझेंगे कि इनका जो इवोल्यूशन है ना वो हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे जो इंग्लैंड थी, हॉलैंड थी, जर्मनी, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो विच बिगेन इन द 16th century and proceeded from the next several hundred years. During this period, firms such as the British East India Company were formed to promote the trading activities or territorial acquisitions of their home countries in the Far East, Africa and America. And the transnational corporations, as it known today, however, did not really appear until the 19th century. With the advent of industry capitalism and its consequences, the development of factory system, larger, more capital intensive manufacturing process, better storage technology, faster means of transportation। तो यहाँ दो चीज़ें हैं समझने लायक जो आपको लिखना है कि 16th सेंचुरी से इसका बेहतर उदय माना जाता है किनका, एमएनसीज़ का। अगर हम उस स्टार्टिंग में मैं बात करूं, या इसको टीएनसीज़ को भी आप समझ सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वहाँ से एक ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के रूप में उन्होंने स्टार्ट किया और फिर वो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका तक गए। बाद में अगर हम बात करें कि 19th सेंचुरी तक आते आते क्या होता है, जैसे जैसे कैपिटलिज्म और ज़्यादा बढ़ता है उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं, फैक्ट्री सिस्टम डेवलप होता है, लार्जर कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो सब स्टार्ट हो जाती है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती है, फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो ये जो टीएनसीज़ है केम इनटू पिक्चर। And during the 19th and 20th century, the search for resources, including minerals, petroleum, foodstuffs, as well as pressure to products or increase market drove transnational expansion by the companies almost every part of the world। कि 19 और 10 जो 20th जो सेंचुरी है उसमें फिर बाद में देखो हम बात करें कि रिसोर्सेज की भी सर्च स्टार्ट हो जाती है, जिसमें मेनली मिनरल्स है, पेट्रोलियम्स है, एज ए फूड जो पार्ट हैं। उन सब के कारण क्या होता है, इन ट्रांस जो नेशनल जो कंपनीज़ है इनका एक्सपेंशन और ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनको अब अलग अलग जगहों पर जाके दुनिया में ये सब चीज़ें सर्च भी करनी थी और उनका प्रोडक्शन भी फिर स्टार्ट करना था। तो 60% अगर हम बात करें कोऑपरेटिव इन्वेस्टमेंट जो होता है सबसे पहले वो लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट इन सब में स्टार्ट होता है। मींस ये जो यूरोपियन जो कंपनीज़ हैं ये आके पहले अफ्रीका में मिनरल्स, पेट्रोलियम्स और फूड स्टोव को ये फूड स्टफ़ को तलाशती हैं एशिया में, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, और यहाँ पे खूब सारा ये इन्वेस्टमेंट करती हैं। मीन्स ये अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बाद में अगर हम बात करें तो मेजर जो सेक्टर्स है पेट्रोलियम और फूड में, ये रूट है, मतलब इन एमएनसीज़ का रूट है पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स, फूड सेक्टर्स, ये सारी चीज़ें। फिर बाद में अगर हम बात करें द यूएस एग्री बिजनेस जाइंट यूनाइटेड फ्रूट कंपनी फॉर एग्जांपल कंट्रोल 90% ऑफ द यूएस बनाना इंपोर्ट। तो उसमें एक एग्जांपल है कि 1999 करीबन 1900 ही ले लो, तो 1900 में अगर हम बात करें यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, एक एग्जांपल ये है, कंपनी का नाम है, उसने 90% जो पूरी अगर मैं कहूँ जो बनाना जो केला जो है ना उसका पूरा इंपोर्ट जो है वो यही कंपनी देखती थी, फ्रूट, ये यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। फिर विच एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रॉयल डच एक कंपनी है जिसमें 20% उसका रशियन जो ऑयल प्रोडक्शन है वो इस 20% पूरी दुनिया को वो इस कंपनी के हाथ में था। सेम जापान में बात करूँ मैं तो जाइबित्सु, वो पूरा उनका एक ग्रुप है, पूरा एक उनका स्ट्रक्चर है जो पूरा फाइनेंशियल चीज़ों को देखता है, उसको बोलते हैं जाइबित्सु। ये बहुत बड़ी टर्म होती है। तो जाइबित्सु में ही उस वो जो कॉपरेशंस है उसी में बहुत सारी कंपनियां निकल के आई, जैसे मित्सुई, मित्सुबिशी,
ये सारी, तो ये जैपनीज़ का एग्जांपल बताया। तो ये सब कुछ हमने एग्जांपल देखे कि कैसे 19 और 20 सेंचुरी में, चाहे यूनाइटेड फ्रूट कंपनीज़ हो, ठीक है, चाहे उसके अलावा ये रॉयल डच और शेल जो कंपनीज़ है रशियन ऑयल प्रोडक्शंस की, इसके अलावा जो जैपनीज़ जो फार्म है जिसमें जायबित्सुन का बहुत बड़ा एक कॉपरेशन जो सेक्टर है वो इमर्ज होके आता है। तो ये सब हमने देखा कि ये है ओरिजन, कि कैसे ओरिजन से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक अगर मैं बात करूँ तो जैपनीज़, सोवियत यूनियन जो आज का रशिया है, और यूएसए, इनकी जो फर्म्स है ये काफ़ी बड़े लेवल पे अपना प्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट कर दिया था और इनका बहुत दबदबा था। तो ये आपको सब लिखना है। नेक्स्ट है 1945 से लेके अगर थोड़ा सा प्रेजेंट टाइम तक हम चलें तो उसमें क्या है कि यूएस की जो टीएनसीज हैं ये हैवली डोमिनेटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ इन द 2 डिकेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ख़त्म हुआ तो उसके बाद 2 डिकेड तकरीबन 20 साल तक यूएस की जो टीएनसीज उनका पूरी दुनिया में दबदबा रहा। उसके बाद क्या हुआ, 2 डिकेड के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ और जैपनीज़ जो कंपनीज़ है उन्होंने भी फिर बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसके अलावा अगर हम बात करें मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे शिपिंग में, ट्रांसपोर्ट में, जिसमें जैसे एरोप्लेन है, ये सब भी बाद में आ गई थी, कंप्यूटराइजेशन हुआ, कम्युनिकेशंस बेहतर हुआ, ये सब चीज़ें जब 1990s के आसपास, और ख़ासकर जब सोवियत भी का डिसइंटीग्रेट हो गया था, सोवियत भी टूट चुका था, तो कॉरपोरेट जो ये मीन्स कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा बूम पे आई। और फिर हमने कहा टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस हुआ, नए नए रूट जो हैं मीन्स ट्रांसपोर्ट बेहतर हुआ, शिपिंग बेहतर हुई, इसके अलावा कम्युनिकेशंस जो नेटवर्क्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ। तो फिर ये टीएनसीज़ का जो रोल है वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया। अगर अभी हम देखें करीबन 1970 में करीबन 7,000 पेरेंट टीएनसीज थी, जो कि अभी आज प्रेजेंट डे में आप जाएंगे तो करीबन 38,000। सोच के देखो, पहले जो 7,000 थी वो अभी 38,000 टीएनसीज जो हैं वो हो चुकी हैं। और इसके अलावा हमने बात की कि अभी 21st सेंचुरीज़ में तो टीएनसी का रोल और ज़बरदस्त बढ़ के आया है। तो ये हुआ 1945 से प्रेजेंट के बीच की जो घटनाएं हैं उस बारे में। अब अगर हम थोड़ा सा समझें कि ये जो टीएनसीज़ है इनका ग्लोबल इकोनॉमी में क्या रोल है, किस तरीके से इनका ये काम करती हैं, तो उसमें है जैसे कि टीएनसीज़ रेवेन्यू बेस इन द स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज। तो इनका जो बेस है ना टीएनसीज़ का वो बहुत ज़्यादा, इनका जो रेवेन्यू बेस है वो एक तो स्ट्रॉन्ग भी है और बहुत लार्ज भी है। तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू, जो द टॉप 10 लार्जेस्ट जो कॉरपोरेशंस है ना, अगर हम बात करें जैसे वॉलमार्ट, अगर हम बात करें, स्टेट ग्रिड ले लो, इसके अलावा सिनोप ग्रुप्स ले लो, चाइना नेशनल पेट्रोलियम, टोयोटा मोटर्स ये जापान की है, वोल्क्सवैगन जर्मनी की है, रॉयल डच सेल नीदरलैंड की है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि एप्पल जो है यूएसए। तो ऐसे कुछ एग्जांपल हैं। सिंपल मैं कहूँ तो टीएनसीज़ का रेवेन्यू जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा लार्ज है। ठीक है, ये इनका मीन्स हम ये पॉइंट्स वो पढ़ रहे हैं कि टीएनसीज़ का ग्लोबल इकोनॉमी में क्या रोल है। तो ये आपको समझना है कि ये कुछ, अब सारा याद मत रखो, कुछ कुछ आप ध्यान रखो कि इनका ये जो कंपनियां जैसे मैंने आपको बताई, वॉलमार्ट हुआ, ठीक है, और स्टेट ग्रिड हुआ, चाइना नेशनल पेट्रोलियम्स हुआ, टोटो मोटर्स हुआ, और एप्पल हुआ, वोल्क्सवैगन, ये कुछ कुछ आप ध्यान रखें कि इनका रेवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, इनका ग्लोबल इकोनॉमी में एक जो दूसरा पॉइंट आता है वो होता है टीएनसीज एंड ग्लोबल वैल्यू चेन। तो वन ऑफ द मेजर जो कंट्रीब्यूशन ऑफ टीएनसीज टू द वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ द क्रिएशन ऑफ द ट्रांसनेशनल प्रोडक्शन नेटवर्क, सप्लाई चेन और ग्लोबल वैल्यू चेन। इनकी ना बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग ग्लोबल वैल्यू चेन है। जैसे एग्जांपल के लिए एप्पल आईफोन है ना, illustrates that the product is designed in the USA and assembled in the China। कि डिज़ाइन जो है वो सारा प्रोडक्ट्स का वो होता है यूएसए में तैयार, और असेंबल जो उन पार्ट का जो असेंबल किया जाएगा वो चाइना में होता है। तो ये क्या है कि इनका ग्लोबल वैल्यू चेन है, कि एक जो आईफोन है उसके जो पार्ट्स हैं ना, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही जगह है कि अमेरिका और चाइना में ही होते हैं, नहीं, उसके पार्ट्स जो है ना करीबन दुनिया के अलग अलग, मैं कहूँ हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज़ में, करीबन 100 कंट्रीज़ में उनके छोटे 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 पार्ट अलग अलग जगहों से वो लाए जाते हैं। तो ये हुआ कि इनका जो मैंने कहा दूसरा जो पॉइंट कि टीएनसीज़ का ग्लोबल वैल्यू चेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है टीएनसीज फॉर्म्स डेवलपिंग वर्ल्ड आर कमिंग ऑफ एजेस। कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये टीएनसीज ना अभी अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे चाइना, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इन सब में भी। तो धीरे धीरे जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो शिफ्ट हो रही है अभी डेवलप्ड नेशन टू द डेवलपिंग नेशंस, और इसीलिए जो डेवलपिंग नेशंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो उसमें टीएनसीज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है स्टेट ओन्ड जो टीएनसीज है आर डोमिनेंट फीचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी।
जैसे अभी हम छोटा सा एग्जांपल से हम समझें कि ये जो स्टेट ओन्ड टीएनसीज है, जैसे जापान का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, इसके अलावा यूएसए का दिया, तो ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट भी करते हैं। जैसे और फिर इनका जो रोल है वो आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, इसके अलावा जो आईएमएफ मैंने बताया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सब में भी इनका जो टीएनसीज़ का, क्योंकि कहीं ना किसी न किसी देश की तो ये होंगी, तो अगर वो टीएनसीज़ बहुत पावरफुल हैं तो इनका ग्लोबल इकोनॉमी में भी ये डोमिनेट करते हैं, इनका रोल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है टीएनसीज़ और एफडीआई। जैसे जैसे टीएनसीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं तो एफडीआई जो है एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो नॉलेज है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये भी है कि टीएनसीज़ के पैरेलल ही, टीएनसी के साथ साथ, अब इंडिया ले लो ना, अभी आपने सुना भी होगा, पीछे से न्यूज़ में पढ़ा हो कि जो एप्पल जो है आईफोन, उसमें बोला गया है, उनका प्लान ये है कि कुछ यूनिट तो इंडिया में उन्होंने शिफ्ट भी किए हैं कि हम चाइना से जो धीरे धीरे अपना जो चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म करके, मीन्स वहाँ से जो हमने यूनिट्स जो बना रखी हैं वो उसकी बजाय हम इंडिया में करें। तो उसके लिए बात भी चल रही है और भारत सरकार काफ़ी उसको लेके सीरियस भी है कि हाँ भाई प्लीज़ आप हमारे यहाँ पे ये चीज़ें शुरू करिए। तो टीएनसीज़ के साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो वो बढ़ता है। नेक्स्ट है कि टीएनसीज़ के साथ साथ आरएनडी जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो टीएनसीज़ हैं ये बहुत ज़बरदस्त लेवल पे आरएनडी करती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं, और इससे टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशंस जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा जो मैं एक पॉइंट पहले ही बता चुका कि टीएनसी जो हैं वो उनका डेवलपिंग वर्ल्ड, डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो पार्टनरशिप हैं, जिसको पीपीपीबी मॉडल बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है, उसके थ्रू ये जो टीएनसीज़ हैं ये डेवलपिंग वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ को बढ़ाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो ये है पूरा एक कि टीएनसीज़ का ग्लोबल इकोनॉमी में क्या रोल है। सॉरी। नेक्स्ट हम चलें अगर थोड़ा सा कि प्रॉब्लम अराइजिंग, अगर आपको थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम भी लिखनी हो कि इनके साथ टीएनसी जो है ना, इनके साथ मिली प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे ये थोड़ी सी पिछड़ रही हैं। तो देखो सबसे पहला तो है इंफ्रास्ट्रक्चर, या सॉरी इंट्रा जो कंपनी ट्रेड एंड मैनिपुलेटिव प्राइस ट्रांसफ़र। देखो इनके बारे में ये बोला जाता है कि जो टीएनसीज़ के साथ प्रॉब्लम ये है कि प्राइस को ही मैनिपुलेट करते हैं। कैसे? क्योंकि देखो ये बहुत पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं और ये क्या करते हैं, ये जो टीएनसीज़ है कि टीएनसीज़ एबिलिटीज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय अवॉइडिंग बोथ मार्केट मैकेनिज्म एंड द नेशनल लॉज विच एन इंस्ट्रूमेंटल ऑफ द इंटरनल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग नोन एज द ट्रांसफ़र प्राइजिंग। अभी इस एग्जाम्पल समझ लें हैं, ये जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रांसफ़र प्राइजिंग। जैसे अभी देखो सिंगापुर जो है ना, सिंगापुर में क्या होता है, कई कंपनियाँ जैसे अमेरिकन जो कंपनीज़ हैं वो टैक्स से बचने के लिए कि यार इंडिया में ना टैक्स के साथ, मतलब इंडिया में अगर डायरेक्ट जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स लेके तो टैक्स बहुत ज़्यादा लगेगा, तो ये स्मार्ट है, ये क्या करेंगे, सिंगापुर के थ्रू इंडिया में घुसते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। अब आप कहोगे फिर इससे क्या है भाई, सिंगापुर से आएगा तो टैक्स नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल लगेगा, लेकिन क्योंकि सिंगापुर के साथ हमारा मान लो ट्रीटी है, एक एग्जांपल कि हम टैक्स में वहाँ पे छूट देते हैं, ऐसा होता है बायलैटरली, हम वेरियस कंट्रीज़ के साथ हमारे ऐसे रिलेशंस हैं और हम उसको इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ज़्यादातर कंपनियां इन रूट को तलाशती हैं कि कौन सी कंपनीज़ के साथ इंडिया जो है उनकी ट्रीटी हो रखी है और कहाँ से अगर हम ट्रेड को स्टार्ट करते हैं या टीएनसीज जो हैं वो इस तरीके से प्राइस को ट्रांसफ़र करते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो ये जो उससे क्या होता है, इनको एक तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट जो जाता है ना वो इन्हीं को जाता है, टीएनसीज को। और जो ये कंपनियां हैं जहाँ पे फिर वो आके सामान बेच रही हैं, जो अब इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जैसे इंडिया के पार्ट एग्जांपल के रूप में मैंने बताया, तो उनको उतना फ़ायदा नहीं होता। तो सिंपल मैंने क्या बताया, दो चीज़ें हैं, इंफ्रा कंपनी ट्रेड एंड मैन्युपुलेटिव प्राइस ट्रांसफ़र। प्राइस ट्रांसफ़र को ये मैन्युपुलेट करते हैं और इसके अलावा इनका जो ज़्यादातर क्या बोलते हैं, इनका जो जोर होता है फिर वो क्या होता है, खुद ही मीन्स खुद का जो डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स प्राइवेट में तो हर कंपनी अपना ही डेवलपमेंट चाहेगी, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम जो अराइज है वो सबसे बड़ी कि ये ज़्यादातर जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट ये खुद ही देखना चाहते हैं। ठीक है। दूसरी एक इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी बोली जाती है कि जैसे टीएनसीज होते हैं बहुत पावरफुल, ये इनका दबदबा रहता है, तो ये प्राइस को ना कई बार मैनिपुलेट ऐसे भी करते हैं। जैसे अभी मान लो अमेजोन एक एग्जांपल के लिए, अभी यहाँ पे अगर कोई कंपनी, आप में से कोई सोचेगा कि यार मैं ना डिस्ट्रीब्यूशंस का काम स्टार्ट करूँ, मैं अपनी कैसी कंपनी खोल लूँ जो ऐसा कुछ ये बुक्स को और सामान को भेजे, तो क्योंकि अमेजोन है ना तुरंत प्राइस गिरा देता है। आपने देखा होगा जैसे एक बुक जो है वही फ्लिपकार्ट पे मान लो मिल रही है 350 की, अमेजोन पे जाके देखना उसी बुक को 320 में दिखाएगा। तो ये क्या है, इसका मतलब यही है कि ये जो है ना ये
आउटसाइड जो मीन्स जो छोटी कंपनियां हैं, या मैं कहूँ जो जो छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, उनको तो ये तुरंत वहीं पे ख़त्म करवा देते हैं, इनका इतना दबदबा होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है राइजिंग है। दूसरा इनके साथ जो बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, इन्फ्लुएंस इन द नेशनल पॉलिटिकल अफेयर। अभी आज के दिन आप देखो, कोई भी दुनिया ऐसी नहीं बची है जो पॉलिटिकल रूप से सोबर्जियन हो। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है ना, जैसे उसमें आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, इंटरनेशनल जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हुआ, ये जो कुछ है ना, जो और जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करती हैं, इंडिया के जो जो पॉलिटिक्स है उसको भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि वो इस तरीके से बोलते हैं कि ठीक है हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, लेकिन आप यहाँ पे तो सब्सिडीज़ जो है उसको कम करो, जो वेलफेयर स्टेट के नाम पे आप जो इतनी सारे पैसा बांटते हो, फ्री भी कल्चर जो आप लेके घूम रहे हो, इतनी सारी फ्री स्कीम चला रखी है, उन सबको बंद करो। तो ये सब चीज़ें जो है वो नेशनल जो पॉलिटिकल जो अफेयर है ना उसमें काफ़ी इंटरफेयर देखने को मिलती है। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ को भर भर के फंडिंग भी देती हैं ये कंपनीज़, और उसको आपने देखा भी होगा आज के दिन इलेक्शन कमीशंस, या जब भी इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ इतने करोड़ पकड़े गए, वहाँ पे इतना पैसा, इतना ये चीज़ें हुई, ऐसा क्या है। और प्राइवेट दूसरी सबसे बड़ी जो एमपी जो खड़े होते हैं, आप देखो कितने करोड़पति होते हैं वो। आज के दिन गरीब आदमी के लिए तो चुनाव लड़ना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा काम है। तो क्यों? क्योंकि इनका ये जो प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये दिखते नहीं हैं लेकिन हिडन में ये अपने अपने हिसाब से पॉलिसीज़ को फ्रेम भी कराते हैं, अपने हिसाब से रेगुलेशंस भी कराते हैं। वो हमें बाहर से ऐसा लगता है कि सरकारें जो हैं वो गरीबों का ध्यान दे रही हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन ये सब बेकार की बात है। असली जो जो पीछे जो है ना वो यही लोग हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं, यही जो हमारी पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से घुमाते फिराते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो है टीएनसीज एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे कि अगर हम बात करें स्पेशली सिंस द 1980s टीएनसीज इन्वॉल्वमेंट एट द इंटरनेशनल पॉलिटिकल नेगोशिएशन। जब कोई बड़ी बड़ी नेगोशिएशंस की बात आती है, कोई कॉरपोरेट इकोनॉमिक फर्म जो है, कोई फोरम होता है, या फिर जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई फोरम हुआ, इसके अलावा कोई और अदर ऐसे चीज़ों से रिलेटेड फॉर्म हुआ, कोई मीटिंग की बात हुई, तो वहाँ पे ये जो है ना, ये जो टीएनसीज मैंने कहा, इनकी इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलती है। उसके कारण क्या होता है? उसके कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो नेगोशिएशन एक होना चाहिए, फाइनली एक किसी एक चीज़ पे हम सहमत होने चाहिए सभी नेशन। जैसे अभी एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ इसका, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित करते हैं। कि जैसे अभी मान लो पोल्यूशन से रिलेटेड कहीं पे मीटिंग है, कोई फोरम है, जहाँ पे एक सेमिनार हुआ, जहाँ पे सभी देशों ने पार्टिसिपेट किया। अब मान लो वहाँ पे एक डिसीजन लेके आना है कि भाई हमें जो जो कंपनीज कार्बन इमिशन करेंगी या वेस्ट को रिलीज़ करती हैं उनके ऊपर कार्बन टैक्स लगेगा, एक एग्जाम्पल के लिए। तो ये क्या करती हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल कंपनीज होती हैं, तो ये वहाँ पे इंटरफेयर करके उस जो जो एक अच्छा खासा एक फ्रेमवर्क निकल के आया था उस पर सहमति नहीं बनने देंगी। कुछ कंपनीज कहेंगे कि, कुछ देश कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो नहीं कर रहे, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी से इतना टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो आपको ऐसा लगेगा कि वो देश बोल रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं, वो देश नहीं बोल रहा है, ये पीछे जो बड़ी बड़ी जो फर्म है ना वो उस इंटरनेशनल नेगोशिएशंस को प्रभावित करती हैं। तो ये है टीएनसीज एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बड़ी प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो है सेम टीएनसीज हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। ये जो टीएनसीज है ना, ये आपका बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा रोल है। जो चाहे कार्बन का इमिशन हो, चाहे वेस्ट को रिलीज़ करने की बात हो, तो इसका मतलब साफ़ है कि इन्वायरमेंट में इनका बहुत बड़ा नेगेटिव मतलब ये बहुत गंदा कंट्रीब्यूशन है। मीन्स इन्वायरमेंट को गंदा करने में इनका रोल सबसे ज़्यादा है। और जो ह्यूमन हेल्थ, ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट ख़राब होगा तो ह्यूमन हेल्थ ख़राब होगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी टीएनसी से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है टीएनसीज एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। देखो अगर इसमें क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में हम बात करें कि इन द एरा ऑफ डिक्लाइनिंग कॉन्स्टेंट्स ऑन देयर मोबिलिटी एंड द अट्रैक्शन ऑफ द चीपर वेजेज इन द लेस इंडस्ट्रियलाइज नेशन एगर टू ड्रॉ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब वहाँ पे ये क्या करती हैं कि जो लेबर लॉ होते हैं ना उनको ज़्यादातर साइड किनारे कर देती हैं। जैसे अब एक और एग्जांपल समझाता हूँ टीएनसी एंड एम्प्लॉयमेंट का। जैसे मैंने कहा, या इसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में भी रख सकते हो, कि जैसे अब ये मान लो इंडिया में आएंगी, तो इंडिया में अभी एक एग्जांपल आपने जब सुना हुआ भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जब उसके ऊपर जांच बिठाई गई तो पाया गया कि यार जो यूएसए में जो प्लांट था ना इस कंपनी का, वो तो बहुत ज़बरदस्त सेफ्टी मेजर्स के साथ था। इंडिया में जो प्लांट था उसमें उतने सेफ्टी मेजर्स थे ही नहीं।
अब बताओ ये क्या हुआ। इसका मतलब साफ है कि टीएनसीज जो कंपनीज़ हैं ना वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टीज़ को साइड कर देती हैं जब वो जाती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो रूल भी इतने टाइट नहीं होते, और दूसरा उनको ऐसा लगता है कि ठीक है थोड़ा बार्गेनिंग करके इनको पॉलिटिशियन को पैसा खिला के सेफ्टी कम भी होगी तो चलेगा। तो ये टीएनसीज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नेगेटिव पॉइंट है कि ये मैंने कहा डेवलपिंग नेशंस के साथ ऐसा खिलवाड़ करती हैं। और एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी सेम इसको जोड़ सकते हो कि जब ये वहाँ पे जाएंगी तो नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर देती हैं कि नहीं नहीं हम तो इतना ही पैसा देंगे। नो डाउट अगर वही कंपनी अगर किसी डेवलप नेशन में अपना फार्म या बिजनेस स्टार्ट करेगी तो उसको डॉलर या वहाँ पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा उनकी इकोनॉमी के हिसाब से। लेकिन इंडिया में आगे वहीं पे ये यहाँ पे क्योंकि लेबर सस्ता मिल जाता है तो ये जो है कम पैसों में कम सेफ्टीज़ के साथ अपना जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है टी एन सीज एंड एम्प्लॉयमेंट एंड टी एन सीज एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि टीएनसीज के साथ प्रॉब्लम अराइज क्या हो रही है। तो ये है। और लास्ट में अगर थोड़ा सा नोट के रूप में आप लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि जैसे जैसे पूरी दुनिया में जो अभी मैं कहूँ टीएनसीज का जो दबदबा है वो बढ़ता जा रहा है तो उसके साथ साथ हमें समझना होगा कि ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ और जो पॉवर्टीज़ है वो भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। और टॉप 200 जो कंपनीज़ हैं वो पूरी दुनिया का करीबन 1/4 उनके पास पैसा है। तो इससे तो साफ समझ आ रहा है कि जो एमएनसीज जो है ना वो एक तरफ तो पैसे का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन पैसे का इतना बड़ा भंडार उनके पास है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि एक डाटा मैं आपको बताऊं जो आपको ध्यान रखना है कि एमएनसीज जनरेट जॉब्स आर नॉट इवन 1% ऑफ द वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट। फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, एमएनसीज जनरेटेड जॉब्स आर नॉट इवन 1% ऑफ द वर्ल्ड वाइड। दो डाटा से ही आपकी आंखें बिल्कुल खुल जानी चाहिए। टीएनसी टॉप 200 कंपनीज़ का मैंने बताया कितना शेयर है उनका, 1/4। पूरी दुनिया में अगर 100 रुपये हैं एग्जाम्पल के लिए, तभी तो हम उससे रेशो निकालते हैं, पूरी दुनिया के पास मान लो 100 रुपये हैं तो 1/4 ऑफ द 100 1/4 ऑफ द 100 निकालो, 4 दूनी 4, 25 हिस्सा मतलब 25 रुपये जो है वो इनके पास है सिर्फ 200 कंपनीज़ के पास। और अब बात इनकी देखें कि ये रोज़गार कितने लोगों को दे रहे हैं, मात्र 1%। पूरी दुनिया का ओनली 1% एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन है इनका। वेल्थ में कंट्रीब्यूशन 25%, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन ओनली 1%। आप सोच सकते हो कि एमएनसीज कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमें लूट भी रही हैं और उससे इनइक्वालिटीज़ और पॉवर्टीज़ के बढ़ने में इनका कितना बड़ा योगदान है। तो ये है। खैर इसको सिर्फ हम नेगेटिव वे में भी ना लें, इसके पॉजिटिव पॉइंट भी हमने देखे थे, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन आपने लिखना है कि स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क मल्टी कहते हैं ग्लोबल लेवल पे एक ज़रूरत है एमएनसीज़ की दादागिरी को रोकने के लिए। तो ये था फ्रेंड्स पूरा चैप्टर, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आई होप आपको बहुत कुछ समझ आया होगा, और आप नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। खूब सारी मेहनत करें, बड़े सपने देखें।